ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम जे एडवांस 2020 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का। एक एक करके हम सवाल लाएंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, हम उस सवाल को पूरी तरह से एनालाइज करने वाले हैं। एनालाइज करने का मतलब कि भाई सवाल जे एडवांस में हार्ड आते हैं या मुश्किल आते हैं, क्या इस सवाल को शॉर्टर अप्रोच से भी किया जा सकता है। मतलब ज़्यादातर लोग लेंथी अप्रोच से करते हैं, क्या इसकी कोई शॉर्टर अप्रोच भी है। डिपेंड करता है इस टाइम मेरे दिमाग में आती है कि नहीं शॉर्टर अप्रोच, क्योंकि मैंने भी अभी तक पेपर नहीं देखा है, मैं भी पहली बार देखने वाला हूँ। तो मेरे को भी बड़ा मतलब क्यूरियोसिटी है देखने के लिए कि सवाल कैसे हैं, टफ हैं, मुश्किल हैं, क्योंकि मैंने 2018 के बाद का एक भी जे एडवांस का पेपर नहीं देखा है। तो मेरे लिए भी चीज़ें फ्रेश होने वाली हैं। ठीक है, तो हम एनालाइज करने वाले सवालों को और सॉल्व भी करने वाले हैं, और ये देखने वाले हैं कि ये सवाल जो है किसी से अगर नहीं हो पाता तो क्यों नहीं हो पाता, ऐसी क्या उसने कमी छोड़ दी अपनी प्रिपरेशन में जिससे वो सवाल जो है उसका सॉल्व नहीं हो पाया। तो अगर वो कमी अभी तुम्हारे अंदर है तो बहुत अच्छा मौका है, तुम उसका कमी को जो है अभी कवर अप कर सकते हो, अभी सीख सकते हो चीज़ें। तो बड़े ध्यान से देखना। और जिन लोगों का जेईई मींस 2021 और 2022 में है भाई, अल्ट्रा लेवल ध्यान से देखना है ना, बहुत ज़्यादा ध्यान बढ़ा देना, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है ये, स्पेशली 2021 वाले। बाकी तो वीडियो सभी के लिए काम की है, क्योंकि एक्चुअल हम एडवांस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं इसमें, है ना। तो शुरू करते हैं, ठीक है, पहले सवाल के साथ अपने। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में हमको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं। पहली है x² + 20x - 2020, और इसके दो रूट्स हैं a और b, है ना, यहाँ पे लिख रखा है आपका। और दूसरी क्वाड्रेटिक है x² - 20x + 2020, है ना, और इसके दो रूट है हमारे c और d। और हमसे बोला गया है कि हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है ac × a - c + ad × a - d + bd × b - d + bc × b - c। ऑलराइट, तो पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, बाद में एनालाइज करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, इन लोगों ने a के साथ तो c डाल दिया, मतलब पहली क्वाड्रेटिक के साथ दूसरी क्वाड्रेटिक का रूट, और इनके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना दिए। इन्हें AD भी लिख दिया है, BD भी लिख दिया है, BC भी लिख दिया है। देखो जनरली इस तरह के सवाल जो होते हैं ना, इस तरह के वेरिएबल दे रखे होते हैं और एक्सप्रेशन निकालना होता है, इसकी वैल्यू निकालनी होती है। मतलब यहाँ पर सबसे पहले बड़ी ऑब्वियस चीज़ है, मेरे ख्याल से तुम्हारे दिमाग में भी एक क्लिक करी होगी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जो है वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगना है। और एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास एक तो ये हो गई, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है दोनों इक्वेशंस के लिए हमारे पास। और साथ ही साथ हम ये देख पा रहे हैं कि जो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो d है वो ग्रेटर देन 0 है, और इस वाली क्वाड्रेटिक का जो d है वो लेस देन 0 है। ठीक है, मतलब c और d आपके जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, a और d जो है वो नॉर्मल बढ़िया रियल नंबर है हमारे, 5 6 7 8 जैसे, मतलब फ्रैक्शन में ऑब्वियसली कुछ भी हो सकते हैं, बट रियल है। और इस एक्सप्रेशन को देख के मुझे एज सच तो कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि a और c साथ में है, दोनों अलग अलग क्वाड्रेटिक के रूट हैं ये। फिर भी एक बार साइड में सबके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा लिख लेते हैं अपन, है ना। तो a प्लस बी आपका -20 आ गया, a बी आपका -2020 आ गया, c प्लस डी आपका 20 आ गया, और c डी आपका 2020 आ गया। ठीक है, सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे लग रहे हैं देखने में नंबर्स, 10 के मल्टीपल है, बड़ा मतलब साफ सुथरा सवाल लग रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको खोल देते हैं, अगर ऐसे कुछ नहीं दिख रहा हो सकता है खोल के कुछ दिख जाए। तो ये बड़ी सी हमारे पास इक्वेशन आ गई खोलने के बाद। अब अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देते हैं तो फिर हमें चाहिए a प्लस बी का कॉम्बिनेशन, और सी डी मिल जाए या फिर c प्लस डी मिल जाए कहीं से, तो फिर सीधे उसकी वैल्यू रख सकते हैं। मतलब ऐसा अगर मिल जाए तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा मेरा सवाल। तो कहीं से मैं c प्लस डी बना पा रहा हूँ क्या, सी डी बना पा रहा हूँ, एक बार चेक करो, इस इक्वेशन को घूरो, ध्यान से देखो। मेरे को तो दिख गया, तुम्हें नहीं दिखा है तो मैं अभी दिखा देता हूँ। देखो, ये a² c है और ये a² d है। इन दोनों में से अगर a² कॉमन ले लूँगा मैं तो मेरा a² c प्लस डी बन जाएगा। और ऐसे ही मेरे ख्याल से सबके साथ हो सकता है। ये मेरा a² c है, सॉरी ac² है ना, तो c² वाला एक और ये रहा। तो इन दोनों को अगर मैं साथ में ऐड करता हूँ, c कॉमन ले लेता हूँ, अंदर a प्लस बी बन जाएगा। इस तरह से सारे बन रहे हैं मेरे, तो मज़ा आ गया भाई। करते हैं पहले इनको ऐड और कॉमन ले लेके एक्सप्रेशन दिखाता हूँ क्या बनेगा। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, मतलब मेरे ख्याल से सवाल सॉल्व भी हो गया, मतलब घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही सवाल हो गया सॉल्व। यहाँ पे सिंपली देखो, c प्लस डी की वैल्यू तुम्हें पता है 20, b प्लस सी की भी पता है, रख दो जल्दी से। एक चीज़ मैंने यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ लिखी हुई है, यहाँ पे b प्लस ए आएगा, है ना, b प्लस सी नहीं आएगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू भी हमें पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। b प्लस ए की वैल्यू -20 है, तो ये प्लस का 20c² हो जाएगा। इसके आगे आ जाएगा प्लस का 20d², इसके आगे आ जाएगा 20b²। अरे यार, ये एडवांस वालों ने क्या दे दिया, हद से ज़्यादा आसान सवाल दे दिया। ऑलराइट, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। अब तुम्हें इस एक्सप्रेशन से वैल्यू निकालना आनी चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर मैं एक मैनिपुलेशन करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा बार किया जाता है क्वाड्रेटिक में ना। a² + b² की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, हम सिंपली उसे लिख लेते हैं a + b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। और यहाँ पर ab की वैल्यू हमें पता होती है, a + b की वैल्यू पता ही है, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से उससे आ जाएगा हमारा आंसर। तो रख दो a + b की वैल्यू, ये हमारा 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और ab की वैल्यू हमारी क्या थी -2020, तो ये प्लस का 4040 हो जाएगा। सिमिलरली इधर कर देंगे, इसको हम लिख देंगे c + d का होल स्क्वायर
-2cd। समझ पा रहे हो ना, बड़ा ऑब्वियस सा ट्रांसफॉर्मेशन है, सबको पता होना चाहिए। तो हमारा ये निकल के आ जाएगा और ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। बताओ, आसान सवाल में भी चीज़ें कट रही हैं। और 20 का स्क्वायर हमारा 400 होता है, 400 400 800, तो हमारा बेसिकली आ जाएगा 16 × 10⁻³ आंसर। ऑलराइट, तो ये सवाल हो गया सॉल्व। अब देखो, जो भी इस सवाल को देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, मुझे लगता है कि तुम मेरी बात से सहमत होगे कि यार ये सवाल तो सबका हो ही जाना चाहिए, क्योंकि ये हद से ज़्यादा आसान सवाल है। मुझे नहीं पता ये जेई एडवांस वालों ने क्या दे दिया। ये जेई मेंस का सवाल है, जेई मेंस लेवल का सवाल है, क्योंकि इसमें सिर्फ अल्फा प्लस बीटा लगना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि तुम इस बड़ी सी इक्वेशन को देख के डर जाओ, यार ये क्या दे रखा है, जेई एडवांस के सवाल सारे टफ आते हैं। तो यहाँ पर तुम सीख पा रहे हो, डरना नहीं होता। जिससे नहीं हो पाएगा उससे इसीलिए नहीं होगा बस क्योंकि वो डर गया, उसने इक्वेशन को नहीं खोला, वो कुछ और ही सोच रहा था, है ना। पता है इसमें तुम फंस कहाँ पे सकते हो? तुम फंस यहाँ पे सकते हो कि भाई तुम a + b की वैल्यू -20 कर दो और c + d की वैल्यू जो है तुम 20 देख लो और दोनों को ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। इन इक्वेशन में तुम खेलने लग जाओ, मतलब इनसे कुछ डिडक्ट करने की कोशिश करने लग जाओ। या फिर तुम क्या करो, यहाँ पे a² + 20x - 20 = 0, है ना। इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करने लगो तुम। a² की वैल्यू निकालो, यहाँ से a की वैल्यू निकालो। इस तरह की चीज़ों में अगर तुम फंसे तो काम खत्म है ना, फंसते ही चले जाओगे फिर। देखो, ये भी अच्छे काम के कंसेप्ट्स होते हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, a² - +20a - 20 = 0। इसका हम इस्तेमाल करते हैं कुछ सवालों को सॉल्व करने के लिए, बट हर सवाल में ये चीज़ नहीं लगनी होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जानें कि क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। तो अभी जैसे कि तुम प्रैक्टिस कर रहे होगे जेईई एडवांस के लिए, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इक्वेशंस को मैनिपुलेट करना तुम्हें बहुत जल्दी सीखना है। बहुत जल्दी तुम्हें पता चलना चाहिए कि ये चीज़ काम की नहीं है और ये चीज़ काम की है। अगर ये सवाल तुम्हारा 3-4 मिनट से ज़्यादा में होगा ना, तो मतलब तुमने टाइम उल्टा वेस्ट कर दिया। ये 2 मिनट का सवाल है, सही बताऊँ तो। और काफ़ी लोग मेरी बात से सहमत भी होंगे। एटलीस्ट जिसने 95-94 परसेंटाइल स्कोर करी है उसको ये सब पता होगा, 92 वाले को भी पता होगा, है ना। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या तुम मानते हो ये बात कि सवाल सही में बहुत ज़्यादा आसान है और सबका ही हो जाना चाहिए था, है ना। तो जेईई एडवांस में लोगों के सवाल क्यों नहीं बनते? क्योंकि वो पता नहीं क्या सोच रहे होते हैं। एक बार मैं कट ऑफ और देखूंगा कैसी गई है इस बार की। अगर इस तरह के सवाल और आने वाले हैं तो भाई पेपर सही में आसान है। तो जैसे कि मैंने इस सवाल की इनसाइट्स दी, मुझे इसमें कोई शॉर्ट तरीका तो नज़र नहीं आया, है ना, क्योंकि अपने आप में बहुत शॉर्ट है ना। अब जैसे कि सामने लिखा हुआ हो 1 + 1 = 2, भाई इसका शॉर्ट तरीका बताओ। इसका शॉर्ट तरीका क्या बताऊँ भाई, ये तो पता है यार। तो उससे ज़्यादा शॉर्ट वो सवाल हो नहीं सकता। तो जैसे कि मैं सवालों के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इधर उधर की, मैं ये भी बता रहा हूँ कि उस सवाल को गलत करने का क्या तरीका हो सकता था। मतलब अगर कोई फंसता तो क्यों फंसता। तो देख पा रहे हो तुम, एक सवाल से बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे इन वीडियोज़ की मदद से। तो इन्हें बड़े ध्यान से देखना। इस तरह का कंटेंट मेरे ख्याल से मैंने तो कहीं देखा नहीं कि कोई गलत तरीके भी बता रहा हूँ सॉल्व करने के, जिसमें लोग फंस सकते हैं। तो जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ वो मेरे हिसाब से अभी रेयर है, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा। तो आई होप यू विल मेक बेस्ट यूज़ आउट ऑफ इट। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो ये अगला सवाल है हमारे पास। आपको एक फंक्शन दे रखा है f(x) mod x × x - sin x। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है क्या सही है भाई, क्या गलत है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये आपका +3 - 1 वाला क्वेश्चन है ना, तो मतलब सिंगल करेक्ट है, इसका आंसर सिर्फ एक ही है। सेम गोज फॉर इससे पहले वाला क्वेश्चन, वो सिंगल करेक्ट है। उसके 4 ऑप्शन थे, ऑप्शन मैंने नहीं दी क्योंकि ऑप्शन पॉइंटलेस है उस सवाल में। इसमें ऑप्शन दे दी क्योंकि बिना ऑप्शन के काम ही नहीं चलेगा। तो ये सवाल मेरे को पहले वाले सवाल से तो थोड़ा बेटर लग रहा है, बट देखते हैं कितना बेटर है, सॉल्व करके पता चलेगा। तो ये दे रखा है mod x और साथ में है x - sin x, ठीक है। और ये पूछ रहे 1/1/2 है, 1/1/2 का मतलब हिसाब किताब पूछ रहे हैं। तो देखो, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए 1/1/2 के ढंग से बेसिक्स पता होने चाहिए, है ना, कि 1/1 क्या होता है भाई, many 1 क्या होता है, on2 क्या होता है, into क्या होता है। into के तो खैर वो बात ही नहीं कर रहा। और ये चीज़ें ना ज़रूरत से ज़्यादा ऑब्वियस और बेसिक होती हैं। ये 1/1/2 पता होना, तो ढंग से आना चाहिए इनके सवाल करना। पता होना चाहिए तुरंत कि 1/1 चेक करने के लिए मुझे क्या करना है भाई, on2 चेक करने के लिए मुझे क्या करना है भाई, है ना। तो देखो, सबसे पहले on2 into का हिसाब किताब देख लेते हैं। ये चीज़ तो क्लियरली दिख रही है कि फंक्शन जो है भाई कंटिन्यूअस है, और साथ में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिस हो रही है कि फंक्शन ऑड है। चेक कर लो, भरोसा नहीं है तो। f(-x) की वैल्यू क्या हो जाएगी, mod x, तो आपका mod x ही रहेगा, और ये आपका -x हो जाएगा, और ये इधर जब माइनस आएगा तो ये माइनस बाहर निकाल देगा। सो दिस विल बी -(x + sin x), ठीक है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि भाई f(-x) जो है वो -(f(x) है, यानी कि f(x) एक ऑड फंक्शन है। मतलब ध्यान रखना, फंक्शन का सवाल हो तो ये बेसिक चीज़ें भाई पहले नोटिस कर लिया करो कि भाई फंक्शन कहीं इवन तो नहीं है, फंक्शन कहीं ऑड तो नहीं है, फंक्शन की रेंज क्या है भाई, फंक्शन की डोमेन क्या है। ये सब चीज़ें दिमाग में पहले ही आ जानी चाहिए, अलग से कैलकुलेट करने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो फंक्शन ये ऑड है हमारे पास, ये आ गया। फंक्शन कंटिन्यूअस है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पे डिफाइंड नहीं है,
मतलब अगर नीचे मान लो x दे रखा होता डिवाइड करके, तो मतलब 0 पे डिफाइंड नहीं है, तो ऐसा कोई पॉइंट मुझे दिख नहीं रहा हमारे ओरिजिनल फंक्शन में। तो फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन ऑड है, ये दो चीज़ें हमको पता चल गई। अब एक बार इस फंक्शन की हम रेंज चेक कर लेंगे कि भाई ये माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में कहाँ से कहाँ तक लाया कर रहा है ना, x की वैल्यूज़ इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बीच। तो चेक करेंगे तो x इक्वल टू इन्फिनिटी अगर तुम इस फंक्शन में डालोगे तो ये तुम्हारा आएगा इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी माइनस साइन ऑफ इन्फिनिटी। अब फिर से बड़ी बेसिक चीज़ यार, इसमें ना बहस मत करना। काफ़ी लोग मैंने मतलब अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे ऑब्जर्व किया था कि कंफ्यूज रहते थे, ओ साइन ऑफ इन्फिनिटी को कैसे डील करें, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे भाई साइन के अंदर कुछ भी होगा वो -1 से 1 के बीच में ही ऑसिलेट करेगा, सो इट डजंट मैटर। सामने उसका बाप इन्फिनिटी बैठा है, इन्फिनिटी में से जब ऐसा नंबर घटाएंगे जो कि -1 से 1 ऑसिलेट कर रहा है तो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, वो इन्फिनिटी ही रहेगा। तो ये बेसिकली इन्फिनिटी रहेगा, और इसको जब इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी दे देगा। तो एट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स ऑल्सो अप्रोचेस इन्फिनिटी। अब एक बार माइनस इन्फिनिटी पे भी चेक कर लेते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी अगर मैं डालूंगा तो ये भाई मॉड एक्स, तो मॉड एक्स है अपना, प्लस इन्फिनिटी कर देगा, तो इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय माइनस इन्फिनिटी माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी, है ना। अब देखो फिर से वही चैप्टर शुरू हो गया। साइन के अंदर माइनस इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी हो, 50 करोड़ हो, 50 लाख हो, 1000 हो, मेरा पूरा यूट्यूब चैनल ही क्यों ना हो, साइन हमेशा -1 से 1 के बीच में ही ऑसिलेट करेगा। सो इट डजेंट मैटर, इसको उड़ा दो, इसको दुनिया से उड़ा दो, क्योंकि अभी इसकी जो है कोई, मैं थोड़ा हार्श वर्ड यूज़ करता हूँ, अभी इसकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि सामने माइनस इन्फिनिटी बैठा है। तो माइनस इन्फिनिटी माइनस अ नंबर विच ऑसिलेट्स फ्रॉम -1 to 1 is equal to minus infinity itself. So we get infinity multiplied by minus infinity, that is equals to minus infinity, है ना। एक बड़ा नंबर दूसरे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जो कि नेगेटिव है, तो हमें मिलेगा एक बहुत बड़ा नंबर जो कि अपने आप में नेगेटिव है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, है ना। तो ये हिसाब किताब आ गया। यहाँ से हमें पता चलता है कि भाई फंक्शन जो है हमारा वो ऑन टू है, ये बात तो फिक्स हो गई। समझ पा रहे हो, ये बहुत ऑब्वियस चीज़ थी निकालने के लिए, मेरे ख्याल से तुम सभी निकाल लोगे। अगर अगली बार तुम्हारे पास कोई सवाल आएगा मेरी वीडियोस देखने के बाद तो तुम बड़े आराम से निकाल लोगे, है ना। क्योंकि देखो ये ऑन टू का क्या मतलब होता है, सिंपली होता है क्या इसकी रेंज R है, इन जनरल है ना, सवालों में ये चेक कर रहा होता है इसकी रेंज अगर R है तो हम उसको ऑन टू कंसीडर करते हैं। तो ये जो फंक्शन है बीच में कंटिन्यूस है, टूट नहीं रहा, पहली बात तो कहीं, और प्लस इन्फिनिटी से आ रहा है, और कैसा भी ग्राफ है मुझे नहीं पता, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब है ना, अनंत काल से आ रहा है, अनंत काल तक जा रहा है नीचे। तो मतलब इसकी जो रेंज है वो सारी वैल्यूज कवर कर रही है। दिस मीन्स दैट दिस फंक्शन इज ऑन टू। मैं एक चीज़ को बार बार दोहरा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना ये सवाल जो भी अभी तक हमने निकाला है वो 1 मिनट का भी प्रोसीजर नहीं है। तो कुछ ऑप्शंस पहले एलिमिनेट हो गए, पहले एलिमिनेट कर लो भाई, थोड़ा अच्छा फील होता है। ये बोल रहा है नॉट ऑन टू, निकल यहाँ से। ये क्या बोल रहा है, नॉट ऑन टू, तू भी निकल यहाँ से। तो अब देख रहे हो हमारे एडवांस का सवाल सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% है, सही होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अब 2 ही ऑप्शंस बचे हैं। ऑब्वियसली हम 1 1 भी प्रूव करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो 1 1 का क्या मतलब होता है कि एक x पर एक ही y है क्या, एक x पे ऐसा तो नहीं है कि कहीं 2 y हो गए, सॉरी 2 x पे 1 y। जिनको नहीं पता मैं एक्सप्लेन करता हूँ 1 मिनट। जैसे y बराबर x³ का एक ग्राफ होता है तुम्हारा, ये एक 1 1 फंक्शन होता है, इसका मतलब एक x पर एक ही y है। पर जैसे कि एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ ले लें हम, यहाँ पर बना लेता हूँ मैं, जैसे कि ये बनाया मैंने, यहाँ पर तुम देखोगे तो 2x पर एक y हो जाएगा। जैसे कि ये एक x की वैल्यू है, ये एक x की वैल्यू, इन दोनों पे y कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है। तो जब हमारा ऐसा हिसाब किताब होता है f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 इज इक्वल्स टू कुछ भी y डैश मान लो, जब ऐसा कुछ आता है, मतलब 2 ऐसे x कोऑर्डिनेट्स निकल के आते हैं जिन पर फंक्शन की वैल्यू सेम होती है, वो हमारा मैनी वन हो जाता है। मतलब नाम से पता चल रहा है ना, मैनी वन, मैनी x पर 1 y आ रहे हैं। सो दिस इज वॉट वी मीन बाय मैनी वन। मैनी वन चेक करने के कई सारे तरीके होते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो ऑब्वियस तरीका होता है वो होता है कि एक बार फंक्शन की स्लोप को ऑब्जर्व कर लो। फंक्शन अगर हमेशा इंक्रीजिंग है तो वो मैनी वन होता है। ऐसा मैंने इसीलिए बोला, जैसे कि ये मैंने ग्राफ बनाया तो इसको देखोगे तो ये डिक्रीजिंग हो जा रहा है, कभी इंक्रीजिंग है, कभी डिक्रीजिंग होता है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। जो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होता है वो 1 1 ही होता है, क्योंकि वो हमेशा बढ़ ही रहा है। जैसे कि अगर एक x1 पर किसी एक फंक्शन की कोई वैल्यू आई है ना, मान लो x1 पर y डैश आई, अगर उसे x2 पे भी y डैश चाहिए तो उस फंक्शन को डिक्रीज होना ही पड़ेगा या फिर इंक्रीज होना ही पड़ेगा, मतलब अपनी नेचर को चेंज करना ही पड़ेगा। बट अगर कोई फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है या फिर हमेशा डिक्रीजिंग है तो हमेशा 1 1 होगा ना। मैं पूरी तरह से अब देखो थ्योरी नहीं समझा पा रहा हूँ, बट अब जितना मुझसे हो पा रहा है इतने टाइम में मैं कर पा रहा हूँ, वरना मैं इस
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे ही पूरे 1 घंटे की वीडियो बना दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट काफ़ी लोगों के पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हम इसकी जो है स्लोप को चेक करने वाले हैं। यहाँ पर मॉड है तो हम फंक्शन को स्प्लिट कर देंगे 2 पार्ट्स में। एक पार्ट होगा हमारा 0+, एक पार्ट होगा हमारा 0-, क्योंकि 0+ पे मॉड एक तरह से बिहेव करता है, मॉड x जो है वो x की तरह खुलेगा, 0- पे मॉड x जो है वो -x की तरह खुलेगा। तो हम f' को एनालाइज करने वाले हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 0- के लिए ना, व्हेन x इज लेस देन 0, तो हमारा फंक्शन क्या निकल के आएगा, ये -2x + sin x + x cos x, ये है व्हेन x इज लेस देन 0, है ना। x लेस देन 0 होगा तो ये मॉड x जो है -x की तरह बाहर आएगा, फिर डिफरेंशिएट करोगे तो यही आएगा जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। और x ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा f' जो है वो ये हो जाएगा, सिंपली मॉड x को x कर दो, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड x होता है। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि इस फंक्शन का जो स्लोप है उसकी नेचर जो है वो कैसी होगी। देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे इस वाले हिसाब किताब को, तो ये तो पॉजिटिव एंटिटी देगा x लेस देन 0 पे, और ये नेगेटिव एंटिटी देगा, और ये मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव ऑसिलेट होगा क्योंकि cos x है साथ में, और ये भी नेगेटिव पॉजिटिव ऑसिलेट हो रहा होगा। तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है, हम कुछ कह नहीं पा रहे, इस एक्सप्रेशन को अलग से लिख के स्टडी करते हैं। एक काम करता हूँ, पहले x कॉमन लेके देखता हूँ इसमें से, तो ये आ जाएगा cos of x -2, साथ में आएगा प्लस का sin x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस एक्सप्रेशन देख के कुछ आइडिया तो खास लग नहीं रहा। जैसे अगर इतने पार्ट की बात करूँ तो ये तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि cos x जो है वो -1 से 1 के बीच में रहेगा, कुछ भी वैल्यू हो उसको -2 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो एक नेगेटिव एंटिटी देगा, और x भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव ये दोनों तो पॉजिटिव दे रहे हैं। पर ये sin x यार ये दिक्कत दे रहा है, ये sin x जो है ये पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, हालांकि इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगी, तो थोड़ी सी गड़बड़ जो है यहाँ पर महसूस हो रही है। एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, 1 मिनट, हम जो है इस एक्सप्रेशन को खोल देते हैं। पहले x cos x लिखा मैंने, और ये जो -2x है ना, इसको मैं 2x में ब्रेक कर लेता हूँ, तो -x हो जाएगा, और एक हो जाएगा हमारे पास sin x -x, समझ रहे हो। उसी x को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक करके रख दिया, और अब मैं इसे ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। अब चेक करता हूँ ज़रा, और यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ x cos x के साथ, तो x बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ से शायद हम कुछ ऑब्जर्व कर पाएँ, एक बार ध्यान से देखो, ये x जो है हमारा नेगेटिव है। दूसरा पेन ले लेता हूँ, cos x -1 की अगर मैं बात करूँ तो भाई ये भी हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये जो एंटिटी है हमारी हमेशा पॉजिटिव है। अब झमेला सारा sin x और x का है ना, तो एक बार इसका ग्राफ देखते हैं अपन sin x का। तो ये तो हमारा sin x का ग्राफ होता है, और x का ग्राफ देख लेते हैं, ये हमारा भाई x का ग्राफ होता है, y बराबर x का, है ना, जो कि sin x को जस्ट टच करके जाता है। sin x का काइंड ऑफ कह सकते हो टेंजेंट होता है ये, क्योंकि sin x जो खुद होता है ये एट x टेंड्स टू 0 y बराबर x बन जाता है। अब ये जो बातें मैंने बोली ये इनके लिए थोड़ी कैलकुलस पता होनी चाहिए, जिनको नहीं पता है वो जितना समझ पा रहे हो तो समझे, जिनको पता चल रहा है, जिनको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बढ़िया सही जा रहे हो। बाकी जो नहीं सही जा रहे वो भी सही जाएँ, समझने की कोशिश करने ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस वीडियो में। तो ये हमारी y बराबर x की लाइन है, और ये हमारा y बराबर sin x है। अब यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं भाई, कि व्हेन इट कम्स टू नेगेटिव क्वाड्रेंट मीनिंग नेगेटिव x, जो हमारा sin x की वैल्यू है नेगेटिव में, इधर इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, जो हमारी sin x की वैल्यू है नेगेटिव में, वो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड हमेशा छोटी है y बराबर x से। एट x = 0 दोनों सेम हो जा रहे हैं, बट हमेशा y बराबर x जो है वो बड़ा है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड में बोल रहा हूँ अपने sin x से। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पॉइंट मार्क करके बता दूँ अगर कुछ लोग कन्फ्यूज्ड हैं। जैसे कि इस पॉइंट की बात करो, है ना, तो मैंने कर्व ढंग से बना लिया दोबारा से। तुम देख पा रहे हो मैंने ब्लू लाइन खींची है, ये ग्रीन वाला कर्व y बराबर sin x है, और येलो वाला जो है y बराबर x है। तो जो ब्लू लाइन है वो एक x कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट पे तुम देख पा रहे होगे कि मान लो इसे x1 मान लो, है ना, तो जो साइन ऑफ x1 है हमारा, ये मैग्नीट्यूड के टर्म्स है, मतलब अगर मैं मॉड लगा दूं मैग्नीट्यूड के टर्म्स में ये हमारा छोटा है x1 से। यहां भी जो है मॉड लगा देते हैं, तो यहां से हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है sin x -x, इसमें पहली बात तो दोनों नेगेटिव हैं। अगर इसको नेगेटिव x1 कर देते हैं हम, है ना, x1 जो कि एक नेगेटिव नंबर है, तो ये अपने आप एक पॉजिटिव नंबर दे देगा, और ये जो साइन ऑफ x1 आएगा हमारा, जो भी मतलब नेगेटिव क्वाड्रेंट के लिए बात कर रहा हूँ, ये भी हमारा कुछ निकल के आएगा, बट ये नेगेटिव रहेगा। तो एक पॉजिटिव नंबर माइनस नेगेटिव नंबर, और इन दोनों नंबर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो पॉजिटिव वाला जो एक्सप्रेशन है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है नेगेटिव वाले से, यानी कि ये पूरा डेटा जो है हमारा पॉजिटिव है। समझ पा रहे हो तो मेरी बात? मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों का दिमाग उड़ गया, क्या हो गया यार, ये क्या कर दिया इसने, क्या कह दिया। देखो मैं दोबारा बताता हूँ मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले।
व्हेन x इज लेस देन 0 साइन x इज ग्रेटर देन x, है ना। नेगेटिव नंबर में चीज़ें उल्टी होती हैं, जैसे जो -1 होता है वो ग्रेटर देन -2 होता है। तो उसी रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। मैग्नीट्यूड वाली चीज़ मैंने यहाँ पे बोली थी, अगर दोनों पे मॉड लगा दोगे तो पलट जाएगा हिसाब किताब, है ना। तो मॉड वाली चीज़ मैंने यहाँ बोली थी। और ये मैं बोल रहा हूँ जो साइन x है वो x से हमेशा बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, ये तुम्हारा साइन x है, ठीक है, और ये तुम्हारा x है। तो x जो है वो छोटा है साइन x से, समझ रहे हो ना। जैसे कि मान लो ये वाला जो नंबर है तुम्हारा, ये क्या कर दिया मैंने, अच्छे से बनाता हूँ रुको। जो हमारा साइन x है, मान लो उसकी वैल्यू आती है -1 और x की वैल्यू -2 आती है, मतलब आएगी नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर -1 जो है भाई तुम्हारा बड़ा होता है -2 से, तो ये जो है बड़ा है इस x से, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना। तो यहाँ से हमारा f' जो है पॉजिटिव आ गया। ध्यान रखना, मैंने इस चीज़ को समझाने के लिए फिर से बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, बट ये पूरा मैनिपुलेशन लिटरली बता रहा हूँ 30-40 सेकंड का भी नहीं है। जो भी मैंने समझाया है तुम्हें वो 30-40 सेकंड का नहीं है। तुम देख पा रहे हो मैंने कुछ चीज़ें 2 बार एक्सप्लेन करी हैं, बहुत ऑब्वियस चीज़ें बार बार एक्सप्लेन करी है, तो ठीक है, जिनको आता है वो थोड़ा पेशेंस रखें, आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि भाई जो x लेस देन 0 के लिए हमारा dy/dx जो है f' से ग्रेटर देन 0 है। तो थोड़ा अच्छा फील हुआ मुझे। अगर नीचे वाला भी ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो हमारा सवाल जो है वही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि fx हमेशा अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन हमारा 1-1 होता है, तो मज़ा ही आ जाएगा। मतलब 3 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं एडवांस में, समझ रहे हो ना। अब देखो सेम चीज़ मैं यहाँ करने वाला हूँ। तो x माइनस साइन x लिख लूँगा, इसको अलग लिख लूँगा मैं, और साथ में मैं लिख लूँगा x माइनस, एक मिनट x कॉमन ले लेते हैं इधर से, तो आ गया x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस x। ठीक है भाई, तो देखो x यहाँ पर हमारा पॉजिटिव है, x इज पॉजिटिव, ये सब सहमत है, बिल्कुल है जी। तो ये डेटा पॉजिटिव, ये डेटा पॉजिटिव। अब ना मेरी थोड़ी सी अंदर से फीलिंग आ रही है कि भाई ये भी पॉजिटिव ही होगा। हमने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था, भरोसा नहीं है तो एक बार साइन एक्स का ग्राफ दोबारा बना के दे दो। ये मैंने बनाया, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो x है, ये जो x है ये साइन x से हमेशा बड़ा है, तो x माइनस साइन x हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि ये भी पॉजिटिव है। और भाई सवाल हो गया सॉल्व। आंसर क्या है भाई, आंसर क्या है, ये बोल रहा है कि 1-1 नहीं है, तो तू भी निकल यहाँ से। एफ इज बोथ 1-1 एंड ऑन 2। सवाल सॉल्व। बहुत आसान सवाल था लिटरली, मतलब एडवांस में जिस तरह से लोग बोलते हैं कि अरे भाई गॉड लेवल इलस्ट्रेशंस आते हैं, होते नहीं है लोगों से सॉल्व, नंबर नहीं आते। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं आते नंबर। अगर तुमने 2 साल तैयारी करी और तुमसे ये सवाल सॉल्व नहीं हो रहा तो क्या ही बोलूँ मैं। तुम गोवा चलो, मज़े करते हैं वहाँ जाके। ठीक है, तो इस सवाल का मेन क्रक्स एक बार देख लेते हैं। मेन चीज़ क्या थी? मेन चीज़ ये थी कि भाई हमने सिर्फ ये एक की स्टेप लगा मुझे, जो कि हो सकता है काफ़ी लोग इग्नोर कर दें। इसको 2x में ब्रेक करना है ना, डोमेन रेंज को थोड़ा ऑब्जर्व करने के लिए, ट्रेंड को चेक करने के लिए। इसको ब्रेक करके जो हमने किया, इसको बिना ब्रेक करे भी कर सकते थे, चीज़ें थोड़ी लेंदी पड़ जाती, जो कि हमारे जनरल तरीके होते हैं फंक्शंस की वैल्यू चेक करने के लिए। मतलब ऐसा भी हो सकता था कि इसे ही मैं डिफरेंशिएट कर देता। मान लो मेरे दिमाग में ये तरीका नहीं आता -x और -x में ब्रेक करने वाला, तो मैं चेक करने के लिए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है और कुछ ट्राई करता, मैं कुछ वैल्यूज डाल के देखता, थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता, इसको डिफरेंशिएट कर देता, क्या पता कुछ भी कर सकता था। पर मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस कर्व को देख के, इस एक्सप्रेशन को देख के बता सकता हूँ कि मैं बता दूंगा कि ये ज़्यादातर पॉजिटिव है या नेगेटिव, मतलब कुछ ना कुछ कह सकता हूँ बढ़िया इसके बारे में। इतनी मैंने प्रैक्टिस, अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिस सवालों की कर रखी है, तो तुमने भी इतनी करी हुई होनी चाहिए कि तुम बड़े ही कॉन्फिडेंस से कह पाओ यार ये तो हो जाएगा, बहुत आसान सवाल है। समझ पा रहे हो? तो आसान सवाल था। कितने लोग सहमत हैं मेरी इस बात से? प्लीज़ एक बार रुक के कमेंट सेक्शन में बताना कितने लोगों के लिए सही में आसान सवाल था। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ, बट जेन्युइनली आसान था। जिसने अगर टफ सवाल, मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाल रखी हैं, उनके कंपैरिजन में देखो तो इसकी टफनेस का लेवल आधे के आधा भी नहीं था, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बस एक चीज़ और थी पिछले सवाल में जो कि हमने थोड़ी सी मिस कर दी। हमें ये और देखना था कि भाई जो ये फंक्शन है 0 पे कंटिन्यूस है कि नहीं। वैसे है, क्लियरली फंक्शन देख के लग रहा है। एक बार 0 प्लस पे इसकी वैल्यू चेक करो, एक बार 0 माइनस पे चेक करो। तो ऐसे मतलब चेक करके मैं एक बार तुम्हें बता ही देता हूँ, काफ़ी लोगों क्योंकि इसमें भी कन्फ्यूज हो सकता है। तो 0 प्लस पे अगर तुम चेक करोगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव h, वेयर h टेंड्स टू 0। तो एक नंबर जो कि 0 को अप्रोच कर रहा है, ये h मल्टीप्लाइड बाय h माइनस साइन ऑफ h, है ना। और 0 माइनस पे चेक करेंगे तो ये मॉड h, x की जगह माइनस h रख देते हैं, तो ये हमारा निकल के आएगा h, मॉड ऑफ माइनस h होता है, तो ये माइनस h और साथ में प्लस का साइन ऑफ h। ठीक है, माइनस साइन मतलब मैंने बाहर कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ध्यान से देखोगे ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि देखो एक नंबर जो कि 0 को अप्रोच कर रहा है उसको मल्टीप्लाई करो एक ऐसे नंबर से जो कि खुद 0 को अप्रोच कर रहा है।
बट यहाँ पर साइन देखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर साइन देखोगे तो h जो है वो साइन h से बड़ा ही होता है, तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक ऐसा नंबर जो कि जीरो को अप्रोच कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय एक ऐसा नंबर जो कि जीरो को अप्रोच कर रहा है बट माइनस नेगेटिव क्वाड्रेंट की तरफ से, दोनों ही जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, है ना, अप्रोच टू जीरो। तो यानी कि LHL बराबर RHL है, जीरो के बराबर ही आ रही है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यूस है, कंटिन्यूटी मतलब मैंने बता दिया चेक करके, बट ज़रूरी नहीं है तुम सॉल्व करो, मैंने तो बस समझाने के लिए बताइए। बिना सॉल्व करे भी मतलब डायरेक्टली देख के कह सकते हैं 0 + 0 - मतलब ये चीज़ें लिखने वाली नहीं होती है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो ये है हमारा अगला सवाल, तीसरा सवाल है ये। काफ़ी टाइम लग गया हमें 3 सवाल करने में। एनीवे तो सवाल पढ़ते हैं। fx = e⁻x - 1 माइनस e⁻ (mod x - 1) gx की वैल्यू भी दे रखी है, अजीब सा फंक्शन है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई e⁻x - 1 प्लस e⁻1 - x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताना है फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व्स y = fx, y = gx एंड x = 0। ठीक है, तो ये सवाल जो है मुझे जेन्युइनली बोलूँ तो बेटर लग रहा है पहले के 2 सवालों से, क्योंकि इसमें आपको कुछ करना पड़ेगा, है ना, इसमें आपको ग्राफ वगैरह बनाने पड़ेंगे, कुछ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा सवाल है, ठीक है, तो करते हैं ट्राई। तो मैंने छोटा कर लिया चीज़ों को थोड़ा, जिससे हमारे पास सॉल्यूशन की थोड़ी जगह बचे। तो सबसे पहले तो यार ध्यान से देखना होता है ना सवाल को, जब हम शुरू करते हैं सवाल सॉल्व करना, सबसे पहली चीज़ सवाल को सॉल्व करना नहीं होती, आंसर लाना नहीं होती। सबसे पहली चीज़ होती है कि आप सवाल को समझें कि भाई कहना क्या चाह रहा है। तो भाई लोगों ने एक फंक्शन दिया है fx, इसको मैं अगर ध्यान से देखूँ तो जो fx है मेरा फॉर x < -1, fx जो है भाई वो मेरा 0 के बराबर है। अच्छा लगा मुझे बड़ा ही देख के, आधे क्वाड्रेंट के लिए फंक्शन 0 ही हो गया, सही है, बढ़िया। और अगर मैं बात करूं x की वैल्यू 1 से ज़्यादा, सॉरी -1 से ज़्यादा, एक मिनट सॉरी, मैंने 1 बोलना था, -1 बोल दिया। चेक करके देख लो मॉड्यूलस जो है वो हमारा एज इट इज़ कब खुलेगा, मॉड ऑफ x - 1 x - 1 की तरह कब खुलेगा, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। और जब इसकी वैल्यू, कहने का मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये सिंपली आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ x - 1 खुलेगा माइनस ऑफ x - 1 की तरह, माइनस बाहर लगाए, कट जाएंगे दोनों, तो ये टर्म जो है दोनों सेम हो जाएंगे फॉर x < 1, तो ये 0 हो गया। सबको समझ आ रहा होगा, बड़ा ही आसान जो है डिडक्शन था ये, पहले ही पता चल जाना चाहिए मेरे ख्याल से तुम्हें भी। आगे देखें तो ये हमारा x > 1 के लिए जो है ऐसा हो जाएगा e⁻x - 1 माइनस e⁻1 - x। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर इक्वालिटी का साइन भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वक्त आ गया है gx को एनालाइज करने के लिए, तो इस पर तो कोई मॉड लगानी है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा जैसा ये है। तो इसको मैंने साइड में रख दिया है और आगे ही कैलकुलेशन की जगह के लिए, तो आगे देखते क्या है। आगे इन लोगों ने x = 0 का भी जिक्र किया है, तो ये तो अपनी सिंपली y एक्सिस होती है। अब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम इनका ग्राफ प्लॉट करने लग जाएं, दोनों को डिफ्रेंशिएट करके इनकी जो है वैल्यूज़ चेक करें, क्योंकि ग्राफ तो चाहिए होगा ना एरिया निकालने के लिए, कितना किसका क्या पार्ट लेना है ये देखने के लिए, कौन ऊपर है कौन नीचे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं कि दोनों कहीं इक्वल तो नहीं हो रहे किसी पॉइंट पे। तो ये इक्वेशन आई, 2 को उधर ले जाते हैं, तो ऐसा एक्सप्रेशन जो है हमारे पास आ जाएगा, और ये हमारे पास सिंपली रह जाएगा e⁻x - 1, और 2e⁻1 - x को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3e⁻1 - x। अब दोनों ही e हैं, तो हम एक काम करते हैं भाई, लॉग ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ln e 1 हो जाएंगे हमारे, और इनको जो है हम हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये 1 है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। x की वैल्यू अब हम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा 2x = 1 + log3 बेस e। एक मिनट, यहाँ पर 2 आएगा, 1 नहीं आएगा, है ना। ये -1 इधर जाएगा तो ये 1 के साथ ऐड हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो बेसिकली x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 + ln √3। तो मतलब इनकी एक वैल्यू हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, कहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली इसके बिना तो हम अपना सवाल भी नहीं कर पाएंगे सॉल्व। तो ये भी पता चल गया कि इंटरसेक्ट एट 1 + ln √3, ये दोनों फंक्शन यहाँ पर जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली 1 से हमारी बड़ी है। तो यहाँ से हम थोड़ा मतलब कंपेयर कर सकते हैं कि 1 के आगे है ये चीज़, जब हमारा फंक्शन ऐसा हो जा रहा है। fx की बात कर रहा हूँ। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि fx जो है भाई हमारा वो कंटिन्यूस भी है ना। जैसे अगर तुम इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 1 डालोगे तो ये तुम्हारा जो है 0 के बराबर ही आ रहा है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ग्राफ प्लॉटिंग पे आ जाते हैं। मैं कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लेता हूँ, और ये उठाई मैंने x एक्सेस और y एक्सेस। कलर मैं लूँगा, मेरे को ग्रीन अच्छा लगता है तो ग्रीन लेते हैं। ऑलराइट, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सेस बन गई, यहाँ पर x एक्सेस थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई y एक्सेस से, बट इट डजंट मैटर बिकॉज बोथ अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो भाई ये जो हमारा fx है, इसका मैं पहले वाइट वाले पेन से ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूँगा। x की वैल्यू 1 तक तो भाई ये 0 है, और 1 पर ही हमारा कंटिन्यूस भी है, तो 1 तक तो ऐसे जाएगा। और उसके बाद अगर हम देखेंगे
तो एक बार इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं चेक करने के लिए थोड़ा। तो एफ एक्स जो है दिखने में कुछ ऐसा है। तो 1 के बाद अगर तुम चेक करोगे तो एफ एक्स की वैल्यू जो है बढ़ रही है, 1 के बाद बढ़ ही रही है, तो एफ एक्स जो है इस तरह से बढ़ता जाएगा। अब जी एक्स को चेक करते हैं। जी एक्स जो है भाई रिजॉल्व करके लिख लेता हूँ पहले, ये मैंने मिटाया। ऑलराइट, तो आधा मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय ई प्लस ई की पावर 1 डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स। तो दिखने में ऐसा है। तो यार ये भी बढ़ ही रहा है ना, बट इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ये x इक्वल टू 0 पे किसके बराबर है ये भी चेक कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 0 पे जो हमारा gx है वो एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है जो कि 1/e प्लस ई के बराबर है, आधा मल्टीप्लाई करके। तो ये मतलब यहाँ का ही मान लेते हैं। तो अब जो है हमें अगर gx का ग्राफ प्लॉट करना है तो देखो gx की नेचर हमें चेक करनी पड़ेगी। gx की नेचर कहीं ऐसी तो नहीं है, gx की नेचर कहीं ऐसी तो नहीं है ना। तो मान लो अगर पहला वाला केस हो जाता है हमारा, तो हमारा ये वाला एरिया जो है आंसर होगा। और अगर हमारा दूसरा वाला केस हो जाता है तो फिर तो हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे, ये वाला एरिया जो है हमारा आंसर होगा। तो ये तुम कैसे चेक करोगे? पहले तो हमें gx को डिफरेंशिएट करके चेक करना पड़ेगा कि भाई कैसी उसकी स्लोप आ रही है, क्या हिसाब किताब है। बट ये सब करने की ज़रूरत नहीं है ना, इन सब चीज़ों में कोई फंस सकता है बट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा दूसरा वाला केस था जो कि दिखने में ऐसा था, इसमें 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं दोनों फंक्शंस के। बट जब हमने दोनों फंक्शंस को सॉल्व किया था तो सिर्फ एक सॉल्यूशन आया था, मतलब फंक्शन का ग्राफ जो है कुछ ऐसा ही होगा। और ये जो पॉइंट होगा ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो हम पहले देख चुके हैं, ये है 1 + ln√3। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो बेसिकली हमें ये एरिया जो है कैलकुलेट करना है। तो मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ, तुम इसमें भी फंस सकते थे कि तुम gx का नेचर चेक करने लग जाओ, डिफरेंशिएट करने लग जाओ। बट हमें इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना था कि दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ग्राफ इस तरह का ही होगा। तो अब यहाँ पर ग्राफ अच्छे होने चाहिए, ये मैं मानूंगा सवाल बाकी 2 सवालों से बेटर है। बट अगर कोई सफिशिएंट टाइम इसको सॉल्व करने में दे और उसने एटलीस्ट अगर मुझसे पढ़ रखे हैं ग्राफ्स तो वो कर ही देगा सॉल्व से, है ना। क्योंकि इस तरह की चीज़ें बहुत नूब होती हैं, जिन्हें ग्राफ्स अच्छे से आते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, मतलब एक हद तक भी आते हैं। तो बाकी मैं ग्राफ्स की आगे आने वाले टाइम में सीरीज शुरू करने वाला हूँ, तो उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल सवाल पे आते हैं। तो बेसिकली अब सिंपल इंटीग्रेशन रह गया, एरिया वीरिया कैलकुलेट करना है। अब थोड़ी कैलकुलेशन है, मानता हूँ भाई कैलकुलेशन में भी गलतियाँ हो सकती हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले 0 से लेके 1 तक चेक कर लो, ये एरिया तो पूरा आएगा। उसके बाद 1 से इंटीग्रेशन शुरू करेंगे और 1 + ln√3 तक जाएंगे अलग तरह से। तो सबसे पहले तो जो gx है इसको पूरा इंटीग्रेट कर लो 0 से लेके 1 तक। उसके बाद हम 1 से लेके 1 + ln√3 तक करेंगे। ये ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, ये एफ एक्स है और ऊपर वाला क्या है भाई gx। तो gx माइनस एफ एक्स को हम इंटीग्रेट करने वाले हैं 1 से लेके 1 + ln√3 तक, है ना। तो gx माइनस एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू जो है वही कंसीडर करना है यहाँ पर, जो कि तुम्हारी x > 1 के लिए, जो कि ये है। तो मुझे नहीं लगता तुम्हें इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत होगी। तो मैं इस सवाल को पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर रहा, मैं जानता हूँ कि तुम e की पावर x - 1 को इंटीग्रेट करना जानते हो। सिंपली एक बार वैल्यूज लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। gx की वैल्यू 1/2 e की पावर x - 1 प्लस e की पावर 1 - x, और सेम gx की वैल्यू फिर से यहाँ पे हो जाएगी, और fx की वैल्यू हमारी e की पावर x - 1 माइनस e की पावर 1 - x है। तो ये वैल्यूज डाल के इंटीग्रेट कर दो प्लीज़, मेरे को ये सॉल्व नहीं करना है, ये बड़ी यूजलेस कैलकुलेशन है उस इंसान के लिए जो कि समझा रहा है चीज़ों को, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन में भी कोई बहुत ज़्यादा नई चीज़ नहीं है, मैं कर चुका हूँ ऑब्वियसली अपने कॉपी पेन पे। तो ये था हमारा तीसरा सवाल, और इसका आंसर भी मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। आंसर जो है देख के बताना पड़ेगा मेरे को। इसका आंसर भाई लोग ए है ना, 2 - √3 + 1/2 मल्टीप्लाइड बाई e - 1/e। तो ये सवाल हो गया सॉल्व। देखो ये सवाल ठीक था, मैं मानता हूँ कुछ चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली थी, बट अल्ट्रा लेवल टफ सवाल नहीं था, है ना। जिसने थोड़ी बहुत जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रखी है वो सॉल्व कर लेगा। पिछले 2 सवाल वो इंसान सॉल्व कर लेगा जो जेई मेंस की प्रिपरेशन भी एक हद तक कर चुका है ना। तो मैंने सोचा था मैं वीडियो आधे घंटे की बनाऊंगा, 33 मिनट्स 55 सेकंड्स हो गए और 35 मिनट्स तक की वीडियो हो जाएगी, 3 सवाल हम सॉल्व कर पाए। बट मेरा इंटेंशन हमेशा ये रहता है कि सवाल को इलेबोरेटली डिस्कस किया जाए, है ना। क्यों हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता, एक सवाल में से जो कुछ निकाला जा सकता है वो निकाला जाए, मतलब समझ रहे हो, निचोड़ दिया जाए चीज़ों को, और समझा जाए कि अगली बार ऐसा कोई सवाल आए तो गलत ना हो। तो जैसे कि एक सवाल के साथ तुमने देखा होगा तो मैं बहुत सारी थ्योरी भी डिस्कस कर लेता हूँ, तो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है तुम्हारे लिए वीडियोस। बाकी अगर तुम कोई चीज़ सजेस्ट करना चाहो तो कमेंट सेक्शन में खुला रहता है, कमेंट्स करने के लिए तुम अलाउड हो, बताना कुछ ना कुछ ज़रूर मेरे को। और तुम्हारे हिसाब से क्या ये डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, मतलब टफ़ था, आसान था या मीडियम था, इंडिविजुअल सवालों को मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। ये हमने यहाँ पर 3 सवाल डिस्कस करे हैं यार, बाकी मैं अगले पार्ट में करूँगा, क्योंकि मैं
1.5-2 घंटे की वीडियो नहीं डालना चाह रहा, मैं पार्ट्स में डालना चाह रहा हूँ, जिससे लोग धीरे धीरे करके देख पाएँ। काफ़ी लोग जो हैं बहुत लंबे घंटे का कंटेंट नहीं देख पाते। अगर तुम देख पाते तो ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा, है ना। तो बाकी पूरा पेपर हम डिस्कस करेंगे अगली आने वाले इसके अगले ही पार्ट्स में। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं बॉस अगली वीडियो में।